ईरान में आगे क्या होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की माने तो जिसे वो आज़ादी कहते हैं, ईरान उसकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या अमेरिका को ईरान पर हमला करके सत्ता परिवर्तन करने का बहाना मिल चुका है? क्या वाकई ऐसा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर फिर से बमबारी करवाएंगे? अमेरिका से चलने वाली मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि अब तक 490 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है वहाँ जो प्रदर्शन चल रहे हैं। 48 सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि हुई है। 10,600 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईरानी रजीम, ईरानी हुकूमत ने कोई सरकारी आंकड़ा नहीं दिया है। सरकार का कहना है कि इन लोगों को सुरक्षा बलों ने नहीं मारा, भीड़ में मौजूद कुछ एजेंट्स ने मारा जिन्हें विदेशी मदद मिल रही थी। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले कुछ तस्वीरें देखिए। राजधानी तेहरान, गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। पुलिस की गाड़ी को पलट दिया गया है। सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दो वीडियोस हैं। बाईं ओर तेहरान की रसूल मस्जिद, दाईं ओर तेहरान से 2000 किलोमीटर दूर करज शहर की एक सरकारी इमारत। दोनों को आग के हवाले कर दिया गया। राजधानी तेहरान से ही कुछ और तस्वीरें हैं। शाम ढल रही है और लोग चौक चौराहों पर अलाव जला करके जमा हैं। कुछ अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला करके रोशनी कर रहे हैं। अब नारे सुनिए। लोग कह रहे हैं कि ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी वापस आ रहा है, ए शाह वापस आ जाओ। इन पगड़ी वालों ने ईरान का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक तरफ ये नारे और दूसरी तरफ रज़ा पहलवी के कुछ संदेश। रज़ा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के बेटे। 1979 में ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन, इस्लामी क्रांति हुई थी। राजशाही को उखाड़ फेंका गया था। तब से रज़ा पहलवी निर्वासन में जी रहे हैं। अमेरिका में वो रहते हैं। प्रदर्शनों की शुरुआत से ही वो लगातार बयान दे रहे हैं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि अब सिर्फ प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, शहरों पर कब्जा जमाना होगा। डटे रहो सड़कों पर, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ पाऊंगा। अब हमारा मकसद सिर्फ सड़कों पर उतरना नहीं है। अब हमारा लक्ष्य है शहरों पर कब्जा करना, उन्हें अपने नियंत्रण में रखना। बगावत के इस माहौल में अलग अलग शहरों में हिंसा भड़क रही है। ये वीडियो देखिए। मोटरसाइकिल पर सवार ईरानी सिक्योरिटी फोर्स के जवान गोलियां चला रहे हैं। इस गोलीबारी का नतीजा क्या है, उसके लिए तेहरान की एक फोरेंसिक लैब का मंजर देखिए। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम आपको स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर दिखा भी नहीं सकते। वीडियो में फर्श पर बॉडी बैग्स की कतारें हैं। कुछ लोग बदहवास होकर अपनों को तलाश रहे हैं। चीख पुकार का आलम है। न्यूज़ एजेंसी AFP का दावा है कि वो लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुए प्रदर्शनों में मारे गए। BBC के मुताबिक इस लैब के एक वीडियो में करीब 180 लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई दिख रही हैं। यहाँ एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है। आपने जो अभी देखा वो सोशल मीडिया के वीडियोज़ हैं जिन्हें AFP ने वेरीफाई किया है, मीडिया एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी ने। पश्चिमी मीडिया का पूरा कवरेज इन्हीं तस्वीरों के इर्द गिर्द घूम रहा है। दूसरी तरफ ईरान का सरकारी टीवी एक अलग तस्वीर दिखा रहा है। 12 जनवरी को सरकारी चैनल ने दिखाया कि लोग हुकूमत के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। मारे गए सुरक्षा कर्मियों के जनाजे उठाए जा रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? ईरान के पुलिस चीफ हैं अहमद रजा रादान। उन्होंने तुर्की की अनादलू एजेंसी से प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर के एक थ्योरी पेश की। उनका कहना है कि ज़्यादातर लोग चाकू और धारदार हथियारों से मारे गए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया। दलील ये कि हमले बहुत नज़दीक से, करीब से हुए हैं। इसका मतलब ये कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है, ये ट्रेंड और सिखाए हुए लोगों का काम है जो साजिश के तहत
प्रदर्शनकारियों को भीड़ में घुस करके मार रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी ऐसी ही एक बात दोहराई है। उनका कहना है कि ये एक टेररिस्ट वॉर है, प्रदर्शन नहीं है। उनका दावा है कि हमारे पास पक्के सबूत हैं, ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिनमें साफ सुना जा सकता है कि कैसे आतंकियों को आदेश दिए जा रहे हैं। अराक्ची ने पूरे फसाद का ठीकरा अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सिर फोड़ा है। आरोप ये कि ये सब ट्रंप को बहाना देने के लिए किया जा रहा है ताकि अमेरिका को ईरान में घुसने का मौका मिल जाए। لذا سیاست خودشون عوض کردن. این بار به جای اینکه از خارج حمله بکنن از داخل شروع کردن به अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल ली। इस बार बाहर से हमला नहीं किया, अंदर से आतंकी हमले शुरू कर दिए। उन्होंने जनता के गुस्से को आतंकी हमले में बदलने की कोशिश की। मकसद था देश में हिंसा और अफरा तफरी बढ़ाना। उन्हें लगा इससे विदेशी सैन्य दखल का रास्ता खुलेगा, लेकिन ये भी उनकी एक और बड़ी गलत गणना साबित हुई। دخالت نظامی خارجی فراهم بشه. این هم یک اشتباه محاسباتی دیگر بود. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने भी अमेरिका और इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लोगों के दिलों में गुस्सा भर दिया और यह सब किसके लिए किया गया? अमेरिका और इजराइल के लिए। वे दूर बैठकर इन लोगों को सीख दे रहे हैं। वे कहते हैं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश पर हमला किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा। अब वही लोग तुम्हें हिदायत दे रहे हैं। वे कहते हैं तुम जाकर तोड़फोड़ करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो ऐसे में सच का पता लगाना बहुत मुश्किल है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि किसी भी विदेशी पत्रकार को ईरान के अंदर से रिपोर्टिंग की अनुमति नहीं है। ऊपर से सरकार ने 8 जनवरी से इंटरनेट का स्विच ऑफ कर रखा है। खबरों पर पर्दा है। प्रोटेस्टर्स के लिए एलोन मस्क का स्टारलिंक आखिरी रास्ता था। जैसे ही सरकार ने इंटरनेट बंद किया, प्रदर्शनकारियों ने प्लान बी अपनाया था, स्टारलिंक। 2022 में महसा मिनी वाले प्रोटेस्ट जब हुए थे, तब भी प्रोटेस्टर्स ने स्टारलिंक का खासा इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार उसे भी जैम कर दिया गया है। जानकार कह रहे हैं कि ये मिलिट्री ग्रेड किल स्विच है। सवाल उठ रहा है कि ईरान के पास इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी आई कहां से? विशेषज्ञों की सुई घूम रही है दो दोस्तों की ओर, रूस और चीन, क्योंकि रूस ने यूक्रेन जंग में स्टारलिंक को जैम करने की कोशिश की थी। उसके पास तगड़े जैमर्स हैं। चीन ने भी ताइवान में स्टारलिंक को रोकने के लिए ड्रोन स्वॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की प्रैक्टिस की है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एलन मस्क से बात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम इंटरनेट वापस ला सकते हैं, एलन इसमें माहिर हैं। ट्रंप के बयान इन प्रोटेस्ट के समानांतर चल रहे हैं कि जैसे ही प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, वैसे ही ट्रंप के तेवर और भी तल्ख होते जा रहे हैं। दिसंबर के आखिर में उन्होंने कहा था कि ईरान की सरकार अब गिरने वाली है, भ्रष्टाचार ने इसे खोखला कर दिया है। फिर 2 जनवरी को उन्होंने लिखा कि अगर ईरान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका उनकी मदद करने आएगा, हम चौकन्ने हैं और तैयार बैठे हैं। फिर 4 जनवरी को बोले कि अगर और लोग मारे गए तो वी विल हिट देम हार्ड। हम नजर बनाए हुए हैं, अगर उन्होंने पहले की तरह लोगों को मारा तो अमेरिका उन्हें कड़ी सजा देगा। 9 जनवरी को ट्रंप ने कहा कि अगर तुमने गोली चलाई तो हम वहां चोट करेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। ईरान बड़ी मुश्किल में है। लोगों ने शहरों पर कब्जा कर लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हम घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अगर उन्होंने लोगों को मारा तो अमेरिका इंटरफेयर करेगा। हम उन्हें वहां चोट पहुंचाएंगे जहां दर्द बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हम सैनिक नहीं उतारेंगे। फिर 10 जनवरी को ट्रंप ने लिखा कि ईरान आज़ादी की ओर अग्रसर है और अमेरिका मदद के लिए तैयार है। तो आप इंटेंसिटी देख सकते हैं। 11 जनवरी को ट्रंप ने कहा कि अब ईरान लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है, हमारी सेना मजबूत विकल्प तलाश रही है। उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। कुछ लोग मारे गए हैं। ये खुद को लीडर बताते हैं, पता नहीं ये कैसे नेता हैं। ये हिंसा के जरिए शासन करते हैं। हमारी सेना ने नजर बनाए रखी है। हम कुछ सख्त ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। फिर 12 जनवरी यानी आज के दिन उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन बातचीत की मेज पर आने से पहले ही हम हमला कर सकते हैं। ईरान के नेताओं ने बातचीत के लिए कॉल किया है। वे समझौता करना चाहते हैं। वे हमसे मिलना चाहते हैं।
तो क्या ये सब सिर्फ धमकियां हैं या ट्रंप सीरियस हैं? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि अंदर खाने प्लानिंग शुरू हो गई है। हवाई हमले के विकल्प पर बात चल रही है। ट्रंप की टेबल पर कई तरह के प्लान रखे गए हैं, लेकिन एक पेच फंसा है। अमेरिकी अधिकारी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि हमले के बाद ईरानी जनता अमेरिका के विरोध में अपनी ही सरकार के पीछे लामबंद हो जाए। उधर अमेरिकी फौज के कमांडर थोड़ा वक्त मांग रहे हैं। वो ईरान के इर्द गिर्द अपनी किलेबंदी मजबूत करना चाहते हैं, ताकि अगर उधर से पलटवार हो तो माकूल जवाब दिया जा सके। अंदर खाने कूटनीति भी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 जनवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। बातचीत में ईरान भी एक मुद्दा था। आप जानते ही हैं कि ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू भी लगातार बयान दे रहे हैं। 11 जनवरी को उन्होंने कहा कि ईरानियों को बरसों के अत्याचार से आज़ादी मिलने वाली है। इसराइल ईरान के लोगों की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करता है। इसराइल बेगुनाह नागरिकों की बड़े पैमाने पर हो रही हत्याओं की निंदा करता है। हम सबको उम्मीद है कि ईरान की जनता जल्द ही जुल्म और तानाशाही से आज़ाद होगी, और जब वह दिन आएगा तो इसराइल और ईरान एक बार फिर अच्छे और भरोसेमंद साझेदार बनेंगे। दोनों देश मिलकर अपने लोगों के लिए शांति और खुशहाली वाला भविष्य बनाएंगे। तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के सिलसिले में कुछ साथ मिलकर के प्लान कर रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेगा? जानकारों से समझते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है कि किसी न किसी तरह का वो एक अटैक होगा। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया और उनके हेड ऑफ स्टेट को, प्रेसिडेंट को अगवा किया, वैसा नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो अटैक होगा ये या तो एक साइबर अटैक होगा या फिर मिसाइल और ड्रोन अटैक भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, इजराइल का जो 12 दिन का युद्ध था ईरान के साथ, उसके बाद से ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी बुरी हालत में है, और अभी भी वो दोबारा से पहले वाली स्थिति में नहीं आ पाए हैं। लेकिन एक बड़े लेवल का मिलिट्री इंकर्जन होना, मिलिट्री अटैक करके लीडर्स को किडनैप करना, उस लेवल का अटैक नहीं होगा। साइबर अटैक हो सकता है सरकार के अगेंस्ट, IRGC के अगेंस्ट और उनकी मिलिट्री के अगेंस्ट, और इसकी संभावना मुझे लगती है कि काफी है। आने वाले कुछ दिनों में शायद हमें सुनने को मिले कि किसी न किसी तरह का कुछ एक अटैक हुआ है। अगर ऐसी प्लानिंग्स हैं तो इसके पीछे ट्रंप के मकसद क्या हैं? अमेरिका और इजराइल को ईरान में सत्ता परिवर्तन करवा करके क्या फायदे हो सकते हैं? क्या उन्हें हासिल हो सकता है? सवाल ये भी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया तो ईरान के सहयोगी माने जाने वाले रूस और चीन का रवैया कैसा होगा? सबसे पहले रशिया और चाइना की बात कर लेते हैं। रशिया और चाइना मुझे लगता नहीं कि अभी उतने चिंतित हैं। जितना आसान लगता है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो रेजीम चेंज हो जाएगा, वो ईरान के केस में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ईरान में रेजीम चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ईरान में कोई भी एक ऑपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसा कि वेनेजुएला में करता है। वेनेजुएला में अगर लीडर को हटाया गया है तो बहुत सारे और लीडर्स हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है कि वो रिप्लेस कर देंगे प्रेसिडेंट को। ईरान में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान में 1979 के बाद से अब तक लेकर जिस तरह की सत्ता रही है, जिस तरह की थियोक्रेसी रही है, उसमें कोई ही ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। हम शाह के बेटे के बारे में वही कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा बड़ी फॉलोइंग नहीं है, और ना ही उनकी तरफ इतना ज्यादा अमेरिका का सपोर्ट है। अमेरिका उनके ऊपर अभी उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में अमेरिका या इजराइल या कोई भी देश ये सोच रहा है कि ईरान में रेजिम चेंज हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि लीडर्स चेंज हो जाएं, और वो भी अगर होगा तो प्रोटेस्ट की वजह से होगा। अमेरिका या इजराइल के इंटरवेंशन की वजह से वो नहीं होगा, और उसके भी चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। जैसे हमने देखा है कि 2 दिन पहले ईरान की सरकार ने ईरान के अंदर इंटरनेट और फोन कनेक्शंस बंद कर दिए हैं, और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोटेस्ट के खिलाफ अब एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट अभी उस लेवल तक पहुंचे कि रेजिम चेंज का कोई चांस बनता है। अगर लेकिन कोई भी सत्ता बदलती है तो बिल्कुल इजराइल का और अमेरिका का फायदा ये होगा कि अमेरिका को ये लग सकता है कि एक बेटर डील साइन हो जाए, और जो इजराइल के भी फेवर में होगी, बेटर डील साइन हो जाए ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बिल्कुल ही सिरे से बंद करने के लिए। बट ये भी एक उम्मीद ही है, इजराइल की तरफ से भी ये बहुत बड़ी उम्मीद है। ईरान में कोई भी और सत्ता में आएगा, कोई भी पावर में आएगा, उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी अगर वो अपना पूरा परमाणु प्रोग्राम बंद करते हैं। तो इन सारी चीजों के चांसेस मुझे बहुत ही कम लगते हैं अभी। ईरान से आ रही अपडेट्स पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। सुर्खियों का रुख फिलहाल करते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। 12 जनवरी को उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया, विकिपीडिया जैसी एक तस्वीर शेयर की। इसमें उनके नाम के नीचे लिखा था एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वो कई सालों तक वेनेजुएला को चलाएंगे और उसके तेल पर कंट्रोल रखेंगे। यानी अब ये संकेत मिल रहा है कि वेनेजुएला एक अमेरिकी कॉलोनी की तरह चलने वाला है। आप जानते ही हैं कि 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था। इसके लिए बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए गए थे। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक वहां सुरक्षित, सही और समझदारी भरा बदलाव नहीं हो जाता। इस बीच वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। बाद में खबर आई कि ट्रंप ने भी रोड्रिगेज को सत्ता संभालने की इजाजत दे दी है। इस बीच ट्रंप ने एक और पोस्ट शेयर किया। ये पोस्ट क्यूबा से जुड़ा हुआ था। लिखा था कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्यूबा के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। रूबियो के माता पिता क्यूबा से आए प्रवासी थे। ये पोस्ट एक्स यूजर क्लिफ स्मिथ ने ओरिजिनली 8 जनवरी को शेयर किया था। पोस्ट में लिखा था मार्को रूबियो क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे, साथ में हंसने वाला इमोजी भी था। ट्रंप ने इसे रीशेयर किया। बाद में इससे जुड़े सवाल पर कहा कि मुझे तो ये ठीक लगता है। इससे पहले ट्रंप ने क्यूबा को चेतावनी दी थी कि उसे देर होने से पहले अमेरिका से समझौता कर लेना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब वेनेजुएला का तेल या पैसा क्यूबा को नहीं मिलेगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 जनवरी को भारत पहुंचे। ये मर्ज का बतौर चांसलर पहला एशियाई दौरा है। उन्होंने पिछले साल ही मई में पद संभाला था। विजिट का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा के रिश्तों को मजबूत करना है। भारत और जर्मनी दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब 2 हफ्ते बाद EU इंडिया समिट होने वाला है। भारत और यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम कर रहे हैं। 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्ज की मेजबानी कर रहे हैं। सबसे पहले दोनों अहमदाबाद पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने साथ में पतंग उड़ाई। उन्होंने साबरमती आश्रम भी देखा। जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि दौरे के लिए मर्ज का भारत को चुनना ये दिखाता है कि भारत जर्मनी का एक अहम रणनीतिक साझेदार है। जॉइंट स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी अपने आर्थिक रिश्तों को अब लिमिटलेस साझेदारी बना रहे हैं। पीएम मोदी ने जर्मन कंपनियों को भारत आने का न्योता भी दिया। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।